सीबीआई और ईडी है क्या? किन नियमों के तहत सीबीआई और ईडी काम करती हैं? ईडी और सीबीआई के कामकाज का तरीका क्या है? सीबीआई का इतिहास इस वीडियो में जानेंगे। एक वक्त था जब देश में सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देश में सबसे ज्यादा चर्चित जांच एजेंसी हुआ करती थी। इनफैक्ट अभी भी है। कोई कांड कितना बड़ा है, अगर सीबीआई इसकी जांच कर रही है तो इस कांड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। सीबीआई ने देश में बहुत बड़े बड़े मामलों को सुलझाया है, जिसकी वजह से इसके दुरुपयोग होने का आरोप भी सीबीआई पे लगा है। लेकिन आजकल सीबीआई के साथ साथ ईडी के भी चर्चे हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कामकाज का दायरा है। जहां सीबीआई की शक्ति आपराधिक मामलों तक सीमित रहती है, वहीं ईडी का कामकाज का दायरा काफी बड़ा है। अगर किसी क्राइम में, किसी कांड में कोई फाइनेंशियल एंगल निकलता है तो उसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो आइए जानते हैं ईडी काम कैसे करती है। कैसे बनी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? ईडी अपने अस्तित्व में 1956 में आई। तब यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के मामलों में एक इन्फोर्समेंट यूनिट हुआ करती थी, लेकिन 1957 में इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया। स्टार्टिंग में ईडी एक्सचेंज कंट्रोल लॉ का उल्लंघन करने वाले जो मामले होते थे, सिर्फ उनकी छानबीन करती थी। लेकिन आज के समय में ईडी कुछ और है। उस समय ईडी की सिर्फ दो शाखाएं थी, एक जो मुंबई में थी और दूसरी कोलकाता में। हालांकि अब ईडी की 29 जोन में शाखाएं हैं। ईयर 1960 में ईडी का प्रशासनिक अधिकार राजस्व विभाग को दे दिया था। बीच में यानी कि 1973 से 1977 तक लगभग 4 साल, ये 4 साल में ईडी पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का भी नियंत्रण था। आइए जानते हैं कि ईडी किन कानूनों के तहत काम करती है। ईडी किसी भी बड़े मामले में फाइनेंशियल एंगल निकलने पर इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन एक 3 कानूनों के दायरे में काम करती है। वो कौन से कानून है? नंबर 1, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी कि FEMA। नंबर 2, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि PMLA। और तीसरा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2008। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA है क्या? अगर फॉरेन एक्सचेंज में किसी किस्म की गड़बड़ी निकलती है या कोई फ्रॉड होता है या उसमें कोई जालसाजी करके पैसा बनाना चाहे या बचाने की कोशिश करे, तो ईडी FEMA के तहत उस पर कार्रवाई करती है। वहीं धन संशोधन निवारण अधिनियम PMLA, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करी जाती है और अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाता है। इसमें लगभग 7 से 10 साल की कैद या फिर कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो जालसाजी फ्रॉड करके बाहर, जो उनके पनाहगाह देश माने जाते हैं, वहां भाग जाते हैं। तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए ईडी को FEOA के रूप में एक कारगर हथियार दिया गया है। इसके तहत ईडी जांच करके अगर वो संबंधित पाए जाते हैं इन मामलों से, तो उनकी संपत्तियों को जब्त करके उनकी संपत्तियों की कुर्की तक करवा सकती है ईडी। ईडी काम कैसे करती है? अगर सीबीआई की बात करें तो केंद्र सरकार या फिर अदालत का आदेश मिलने पर किसी खास मामले की छानबीन में ही सीबीआई इन्वॉल्व होती है, और किसी राज्य से जुड़े मामले की जांच करने के लिए उसे संबंधित गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं। किसी भी थाने में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम की हेरफेर होने पर पुलिस इसकी जानकारी ईडी को देती है और ईडी चार्जशीट या FIR की कॉपी लेकर अपनी जांच शुरू कर देती है। अगर पुलिस ईडी को इन्फॉर्म नहीं कर पाती है और उस पुलिस के इन्फॉर्म करने से पहले ईडी को इस बात की खबर लग जाती है, तो ईडी अपनी जांच शुरू कर सकती है। ईडी की पावर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो बिना पूछताछ करे आपकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त जांच एजेंसियां कारण बताएंगी या नहीं बताएंगी, ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन ईडी के किसी भी कर्मचारी के सामने अगर बयान दिया गया है तो वो अदालत में सबूत के रूप में काम करता है। इसकी गिरफ्तारी में जमानत मिलना भी मुश्किल है। ईडी FEMA और PMLA के मामले में अपराधी की जमानत 3 साल तक रुकवा सकती है। ईडी के खिलाफ कोर्ट में याचिका क्यों दायर हुई? ईडी को इन सब मामलों पर नकेल कसने के लिए कुछ ज्यादा पावर दी गई। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इसकी शक्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत है। यही कारण है कि PMLA के कई प्रावधानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगभग 250 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें खास तौर पर ईडी की संपत्ति की तलाशी लेने, जब्त करने और कुर्की करने के अधिकारों पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अपनी बेगुनाही का सबूत लाना आरोपी का काम नहीं होना चाहिए। ईडी के सामने दिया गया बयान अदालत में सबूत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि एजेंसी किसी आरोपी पर दबाव डालकर मनचाहा बयान दर्ज भी करवा सकती है। याचिकाकर्ता की ये भी मांग थी कि आरोपी की ECIR इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एक कॉपी भी मिलनी चाहिए, जो फिलहाल ईडी नहीं देती है।
याचिकाकर्ताओं की यह भी दलील थी कि पीएमएलए से जो जुड़े मामले हैं उनकी मैक्सिमम जो सजा है वो 7 साल है और इसलिए इसे गंभीर अपराध नहीं माना जाना चाहिए, तो जो जमानत की प्रक्रिया है उसे सरल कर देना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। ईसीआईआर जो कि ईडी का अंदरूनी दस्तावेज है, तो ऐसे में ये भी जरूरी नहीं कि इसे अपराधी के साथ साझा किया जाए। अदालत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर जांच एजेंसी गिरफ्तारी के वक्त कारण बता देती है तो ये अपराधी के लिए पर्याप्त होना चाहिए। वैसे भी अदालत में और जानकारी के लिए अपराधी के पास गुजारिश करने का मौका होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सामने कबूलनामे या कोई बयान देने के खिलाफ जो याचिका दायर हुई थी उसको भी खारिज कर दिया। उसमें ये भी कहा गया कि ईडी के जो ऑफिसर्स हैं ये पुलिस वाले नहीं हैं, तो ऐसे में ये भी नहीं माना जा सकता कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ जेल जाने की धमकी देकर उसी के खिलाफ बयान देने के लिए उसी को मजबूर किया जा सकता है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि बेगुनाही के सबूत जुटाने के लिए अपराधी की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि पीएमएलए के कुछ प्रावधानों के लिए यह भी जरूरी है। और आखिर में अदालत ने पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को जो भी अधिकार दिए गए हैं सबको सही बताते हुए ये सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सीबीआई की उत्पत्ति 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई थी। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का जो काम था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भारतीय युद्ध में आपूर्ति विभाग से लेन देन, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, इन सब के मामलों की जिम्मेदारी थी सीबीआई के पास। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षण युद्ध विभाग के जिम्मे था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें भ्रष्टाचार, घूसखोरी ये सब शामिल था, तो ऐसे में जांच करने के लिए एक स्पेशल एजेंसी की कमी महसूस हुई। इसीलिए 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का अधीक्षण गृह मंत्रालय को हैंडओवर कर दिया गया। उसके बाद इनके विभाग और कामकाज का विस्तार करते हुए सरकार के ज्यादा से ज्यादा विभागों को कवर कर लिया गया। इसका विस्तार राज्यों तक भी किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान, इसका जो नाम है, जिस नाम से हम लोग जानते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका नाम गृह मंत्रालय संकल्प 1 अप्रैल 1963 को दिया गया। स्टार्टिंग में केंद्र सरकार इनको उसी मामले में इन्वॉल्व करती थी जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले सामने आते थे, सिर्फ उसमें इन्वॉल्व किया जाता था। फिर धीरे धीरे 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और उनके कर्मचारी भी इसके दायरे में आ गए। सीबीआई के जो निदेशक होते हैं वो आईपीएस रैंक के होते हैं। इनकी कार्य अवधि 2 साल के लिए होती है। सीबीआई इंडियन गवर्नमेंट की प्रमुख जांच एजेंसी है। ये आपराधिक मामलों के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों में लगाई जाती है। इसका संगठन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मिलता जुलता है, लेकिन इसका कार्यक्षेत्र एफबीआई के मुकाबले सीमित है। इंडिया के लिए सीबीआई ही इंटरपोल का काम करती है।